हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल अकेडमी यूट्यूब प्लेटफॉर्म। आज हम अपने मॉक टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट टेस्ट डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइवेलेंट लैंथेनाइड आयंस इज डायमैग्नेटिक। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा डायमैग्नेटिक है। तो डायमैग्नेटिक स्पीशीज कौन सी होती है? विच आर रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। और क्या होगा इनमें? सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, दे आर नॉट हैविंग एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो उसके लिए सबसे पहले मेरे को लेंथेनाइड आयंस यानी कि लेंथेनॉइड्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी पड़ेगी। लेंथेनॉइड्स का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है जीनोन 54, 4f1 to 14, 5d 0 to 1 और 6s 2। तो अब अगर मैं तीनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखूंगी, इसका एटॉमिक नंबर इज 71, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितनी आएगी? जीनोन 54, 4f14। सिमिलरली इनकी देखूंगी, इसका इज 60, 59 और 69। सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 4f3, इसकी 4f2 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज 4f12। तो देखो इसमें भी 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसमें भी, और ये 4f14 फुली फिल्ड है ना। तो फुली फिल्ड होने की वजह से इट डजंट कंटेन एनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, सो इट इज डायमैग्नेटिक। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड्स। लेंथेनॉइड्स की आपको पता है 3 ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती हैं, +2, +3 एंड +4। इसमें से द मोस्ट कॉमन और द प्रिंसिपल ऑक्सीडेशन स्टेट इज +3, तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ विलिकनसन कैटलिस्ट। विलिकनसन कैटलिस्ट एक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है। कौन सा होता है स्ट्रक्चर इसका? दिस वन, RH सेंटर में रोडियम मेटल, 1 chlorine atom and 3 PPH3 phosphine groups. So this is the structure of Wilkinson catalyst. Memory based question था ये। Next is number of bridging carbonyl groups in Fe3CO12. इसके लिए आपको Fe3CO12 की स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए। तो कैसी स्ट्रक्चर होती है? 3 iron atoms are attached like this one. Then this is having 3 CO. This is again having 3 carbonyl groups. This is having 4 carbonyl groups और 2 carbonyl groups, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। तो अब आपको पता है ये जो साइड्स पे होते हैं these one, ये कौन सी लिगेंड्स है? टर्मिनल लिगेंड्स। इनको आप क्या बोलते हैं? टर्मिनल लिगेंड्स, ये सारे। और ये जो सेंटर में है दिस CO एंड दिस CO, these two are your bridging ligands। तो कितने ब्रिजिंग CO ग्रुप्स हैं इसमें? 2। तो ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल कार्बोनिल कैन बी प्रिपेयर्ड बाय डायरेक्ट इंट्रैक्शन ऑफ फाइनली डिवाइडेड मेटल विद CO। कहते हैं इनमें से कौन सा मेटल कार्बोनिल डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हो? तो वैसे तो आपका एक तो FeCO5 है। whenever you treat Fe with 5CO at 200 डिग्री सेल्सियस एंड 200 एटमोस्फेरिक प्रेशर, तो FeCO5 इज प्रोड्यूस्ड। ये भी प्रोड्यूस कर सकते हो। ऑल्सो CO2 CO8। जब आप 2 कोबाल्ट के एटम्स को 8 कार्बोनिल ग्रुप्स के साथ 150 डिग्री सेल्सियस और 35 एटमोस्फेयर पे हीट करते हो, तो भी CO2 CO8 डायरेक्टली प्रिपेयर हो जाता है। तो C और D दोनों ही ऑप्शन होने चाहिए थे, पर हमारे पास ऑप्शन में ऐसा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब देखेंगे बाकी। अगर मैं इन दोनों की बात करूं, ये तो बाय रिडक्टिव कार्बोनिलेशन प्रिपेयर होते हैं, तो ये तो ऑप्शंस में आ ही नहीं सकते। ठीक है, दीज आर प्रिपेयर्ड बाय रिडक्टिव कार्बोनिलेशन, डायरेक्टली नहीं प्रिपेयर कर सकते। पर अगर मैं इन दोनों की बात करूं, इसमें से जो FeCO5 है इसको प्रिपेयर करने का सिर्फ यही एक मेथड है। क्या? डायरेक्ट इंट्रैक्शन ऑफ मेटल विद CO। बट इसको, ये मेथड होने के साथ साथ इसको भी हम किससे प्रिपेयर कर सकते हैं? रिडक्टिव कार्बोनिलेशन से। कैसे? लाइक इफ आई हीट 2 cobalt with 10 CO at 80 डिग्री सेल्सियस
900 atmospheric pressure, तो you will get CO8 plus 2 CO2. Also, if you treat 2CO3 cobalt carbonate with hydrogen and carbonyl groups at 130 degrees Celsius and 300 bar pressure, then you will get CO2 CO8 plus 2 CO2 plus H2O. तो क्योंकि इसको प्रिपेयर करने के अलग अलग मेथड है, डायरेक्ट भी प्रिपेयर कर सकते हैं रिडक्टिव कार्बोनिलेशन से भी, बट इसको प्रिपेयर करने का सिर्फ एक ही मेथड है, डायरेक्ट इंट्रोडक्शन, तो वी विल टिक द सी ऑप्शन. हाँ, बट अगर आपके पास ऑप्शन में ऐसा कुछ होता है बोथ सी एंड डी, ऐसा कुछ ऑप्शन होता तो वो टिक करके आते. ठीक है. नेक्स्ट इज नेपच्यूनियम इज रेडियोएक्टिव एंड एमिट्स अ बीटा पार्टिकल गिविंग. नेपच्यूनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, पता ही है हमें. तो जब भी नेपच्यूनियम, दिस इज नेपच्यूनियम 93 239. अब मास नंबर नहीं भी याद, कोई बात नहीं, आप सिर्फ एटॉमिक नंबर पे फोकस करो 93. अगर ये एक बीटा पार्टिकल इमिट करेगा लाइक -10 E, दिस इज योर बीटा पार्टिकल ना, तो इधर जो भी प्रोड्यूस होगा उसका एटॉमिक नंबर 94 हो जाएगा और मास नंबर रिमेन सेम. यही है, बीटा पार्टिकल क्या शो कर रहा है कि -1 चार्ज हो गया, तो 93 से 94 हो गया. तो नेपच्यूनियम के बाद नेक्स्ट एलिमेंट कौन होता है, किसका एटॉमिक नंबर 94 इज, दैट इज योर प्लूटोनियम. तो प्लूटोनियम इज प्रोड्यूस्ड. आपको बस क्या देखना है कि जब भी बीटा पार्टिकल एमिट होता है तो आपका जो एटॉमिक नंबर होता है दैट विल बी इंक्रीज बाय 1 यूनिट. और अगर एटॉमिक नंबर 1 यूनिट से इंक्रीज हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस हुआ, प्लूटोनियम. The oxidation state of uranium in uranyl cation is UO2 2 positive. मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में बताया कि दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑक्सीडेशन स्टेट बतानी है यूरेनियम की, तो ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने का मेथड, लेट अस अज्यूम इट एज x. ऑक्सीजन के ऊपर -2, तो x प्लस -2 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना चार्ज है, +2. तो x -4 इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 + 4, तो x कितना आ गया, +6. तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई आपके पास, 6. नेक्स्ट, बीटा डिके ऑफ नेपच्यूनियम. फिर से सेम क्वेश्चन रिपीट है, क्या देता है, प्लूटोनियम. पीछे किया ना हमने कि जब इसका बीटा डिके होगा तो एटॉमिक नंबर विल बी इंक्रीज बाय 1 यूनिट एंड यू विल गेट द प्लूटोनियम. Which element of actinide series has the highest melting point? ये एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, डाटा बेस्ड है, इसका कोई एज इट इज रीजन नहीं है. आपके पास पूरी सीरीज के अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट गिवन होते हैं जिसमें से इन चारों ऑप्शंस में से थोरियम का सबसे ज्यादा होता है. तो दिस इज अ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, यू हैव टू लर्न इट. नेक्स्ट इज द लोएस्ट एनर्जी टर्म फॉर D2 आयन इज. D2 आयन के लिए लोएस्ट एनर्जी टर्म कौन सी होती है, दैट इज बेसिकली वो क्या पूछ रहा है, ग्राउंड स्टेट टर्म. तो ग्राउंड स्टेट टर्म कैलकुलेट करने का क्या वे है, आई एम ड्रॉइंग D2 आयन 1 2 3 4. D2 ऐसी होगा तो +2 +1 0 -1 -2. L की वैल्यू क्या होगी, +2 + 1 इज 3. तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग आपके पास टर्म कौन सी आती है, कल भी बताया था ना मैंने, L इज इक्वल टू 0 1 2 3. तो S P D F. तो 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग सिंबल इज F. नाउ कमिंग टू स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों की स्पिन इज +½ तो आ गया 1. तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी इज 2s + 1, 2 × 1 + 1 इज 3. तो आपके पास टर्म क्या आ गई, 3f. तो इसकी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ गई, 3f. नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्राउंड स्टेट टर्म फॉर 2p3 इज सिमिलर. अब हम क्या ड्रॉ कर लेंगे, p ऑर्बिटल्स 1 2 3. p के लिए ml की वैल्यूज +1 0 एंड -1. तो l क्या होएगा, +1 +0 +1 -1 इज 0. तो 0 के लिए सिंबल इज s. s की वैल्यू, यू आर हैविंग 3 इलेक्ट्रॉन्स विद अप स्पिन.
तो 3/2, तो वैल्यू ऑफ 2s+1 इज 2 3/2 plus 1, that is 4. नाउ अब आपके पास L की भी वैल्यू है, S की भी वैल्यू है, आंसर आ गया 4s, पर 4s 3/2 इज ऑल्सो अवेलेबल, 4s 3 इज ऑल्सो अवेलेबल, तो विच वन इज करेक्ट? इसके लिए क्या निकालना पड़ेगा? J, टर्म सिंबल प्रॉपर। J क्या होता है आपके पास? L+S या फिर L-S, क्योंकि ये हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो दोनों की वैल्यू क्या आएगी? सेम। तो चाहे आप L+S कर लो, 0+4, 0+3/2, चाहे आप L माइनस कर लो, 0-3/2, आंसर इज योर 3/2। तो आपकी टर्म क्या आ गई? 4s, और टर्म सिंबल इज 4s 3/2, तो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन NiCl4 2 नेगेटिव टेट्राहेड्रल आर। तो अब निकल Cl4 2 नेगेटिव है, सबसे पहले तो निकल की ऑक्सीडेशन स्टेट x, क्लोरीन के ऊपर चार्जेस -1, तो -4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू इज -2 + 4 + 2, तो निकल इज इन द +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज आर्गन 18 3d8। अब टेट्राहेड्रल है तो स्प्लिटिंग कैसे होगी? नीचे E, ऊपर T2, तो और 8 इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। टेट्राहेड्रल और ऑलवेज हाई स्पिन, तो हाई स्पिन के अकॉर्डिंग फिल करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स 2, यही पूछे थे उसने, तो 2 इज योर आंसर। इसमें ध्यान रखना था कि टेट्राहेड्रल में सारे हाई स्पिन होते हैं, तो उस अकॉर्डिंग पेयरिंग करवानी थी। ठीक है, दूसरा उसने टेट्राहेड्रल मेंशन किया था, कई बार हम जल्दी जल्दी में ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग ड्रॉ कर जाते हैं, T2G और EG, तो वो मिस्टेक नहीं करनी आप लोगों ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CFSE फॉर हाई स्पिन D4 ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स आयन। आपके पास सबसे पहले तो ऑक्टाहेड्रल वर्ड दिया है, तो स्प्लिटिंग इज लाइक T2G एंड EG। देन फिर हाई स्पिन मेंशन किया है D4, तो 1 2 3 4। अब इसकी CFSE कैलकुलेट करनी है। आपको पता है T2G वालों के लिए इट इज -4dq और EG वालों के लिए +6dq। तो CFSE कितनी आएगी? T2G में 3 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट, each one is having energy -4dq, plus EG में 1 electron is present, each one is having energy +6dq, so it will be -10dq plus 6dq, तो -6dq is your answer, तो B option is your correct answer. Which of the following systems has the maximum number of unpaired electrons? आपको फाइंड करना है इनमें से किसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। तो सबसे पहले तो D6 टेट्राहेड्रल ड्रॉ करते हैं, तो टेट्राहेड्रल और D6, तो 1 2 दिस T2, ये मैं A ऑप्शन का ड्रॉ कर रही हूँ, तो 1 2 3 4 5 6। याद रखें कि टेट्राहेड्रल आर ऑलवेज हाई स्पिन, तो इसमें 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आ गए। कमिंग टू D9 ऑक्टाहेड्रल, अब मैं B को ड्रॉ कर रही हूँ, D9 विद ऑक्टाहेड्रल T2G और EG, तो 1 2 3 4 5। अब चाहे हाई स्पिन कर लो चाहे लो स्पिन कर लो, कॉन्फ़िगरेशन विल रिमेन सेम। हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर? ओनली 1। देन D7 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन, D7 करेंगे अब हम ड्रॉ ऑक्टाहेड्रल में, और कैसा होना चाहिए? हाई स्पिन, तो 1 2 3 4 5 6 और 7, तो 1 2 3 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और D4 ऑक्टाहेड्रल हाई स्पिन इज, सॉरी D4 ऑक्टाहेड्रल लो स्पिन इज 1 2 3, लो स्पिन है तो 4, पेयरिंग नीचे हो जाएगी, तो हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर?
2. तो 4 1 3 2 which is having the highest number of unpaired electrons? A. So option number A is the correct answer. Next, which of the following trivalent lanthanide ions is not colored? इनमें से कौन सा आयन कलर्ड नहीं है? तो आपको याद हो तो लैंथेनाइड आयंस में हम एक चीज पढ़ते हैं, एक स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि द आयन हैविंग NF इलेक्ट्रॉन्स और 14 माइनस NF इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग द सिमिलर कलर। तो हम वो स्पेक्ट्रा से ड्रॉ करते होते हैं, जैसे उसके अकॉर्डिंग लैंथेनम 3 पॉजिटिव और ल्यूटीशियम 3 पॉजिटिव, इन दोनों का सेम कलर होगा। लैंथेनम के बाद सीरियम 3 पॉजिटिव और ल्यूटीशियम के बाद इधर जेटरबियम 3 पॉजिटिव, इनका सेम होएगा। ऐसे सोन मूव करते हैं अप टू गैडोलिनियम 3 पॉजिटिव तक, है ना, क्योंकि इसमें कितने हैं 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें 14f इलेक्ट्रॉन्स, इसमें 1f इलेक्ट्रॉन, इसमें 13f इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे ऐसे। तो इस पूरी सीरीज में से ये जो सेंटर में आएंगे जितने भी, ऑल दीज आर कलर्ड एक्सेप्ट दीज 5, ये पांचों कलर्ड नहीं होते। क्यों? इन दोनों को तो सेम है कि इसमें तो f इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसमें फुली फिल्ड है, तो नो FF ट्रांजिशन। इसका भी क्लियर होता था गैडोलिनियम का, क्योंकि F7 स्पीशीज है, हाफ फिल्ड है, तो इसकी ट्रांजिशन अगर होएगी तो दैट इज नॉट अ स्पिन अलाउड, तो इसलिए इसमें भी ट्रांजिशन इज नॉट पॉसिबल। बचते हैं ये दोनों, ऑल्दो दे आर हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, बट इसकी भी आप क्या लिखते थे, कलरलेस। क्यों? क्योंकि इसकी ट्रांजिशन लाई करती है यूवी रीजन, वो विजिबल रीजन में लाई नहीं करती, तो आपको कोई भी कलर शो नहीं होता। तो यस, यटरबियम 3 पॉजिटिव अमंग ऑल दीज इज कलरलेस, इज नॉट कलर्ड। रीजन, बिकॉज इसकी ट्रांजिशन होती है बट इट लाइज इन द यूवी रीजन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू लैंथेनॉइड्स? तो लैंथेनॉइड से कौन बिलोंग नहीं करता? नियोडाइमियम, थ्यूलियम, क्यूरियम, सीरियम। तो पता ही है, दिस इज योर एक्टेनॉइड। क्यूरियम क्या है आपका? एक्टेनाइड है, ये लैंथेनाइड सीरीज से बिलोंग नहीं करता। ऑल दीज थ्री आर लैंथेनॉइड्स बट क्यूरियम इज एक्टेनॉइड, सो ऑप्शन नंबर सी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट आयोनिक साइज? इन सब में से आयनिक साइज सबसे छोटा किसका होता है? तो ये लैंथेनम सीरीज है आपकी सारी, तो लैंथेनम सीरीज लाइन वाइज याद होनी चाहिए। कैसे कैसे आएंगे? लैंथेनम 3 पॉजिटिव आता है, उसके बाद लाइन वाइज, दिस इज नॉट CD, यहाँ पे CE आएगा, फिर सीरियम आता है, उसके बाद कुछ एलिमेंट, देन डिस्प्रोजियम आता है, और फिर कुछ एलिमेंट, एंड लास्ट पे ल्यूटीशियम। तो अलोंग द पीरियड क्या होता है? साइज विल डिक्रीज, यही लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलती है। तो ल्यूटीशियम सबसे लास्ट में आता है, तो इसका साइज सबसे स्मॉलेस्ट, सो D। तो अकॉर्डिंग टू lengthenoid contraction, lutetium 3 positive has the smallest ionic size. Next, using a double beam UV visible spectrophotometer, Beer's law fail for K2Cr2 solution। कहता पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन के लिए यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर यूज करके आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, तो बियर्स लॉ फेल हो जाएगा। कब? When the intensity of light source is changed, detector is not a photomultiplier tube, cubit of 2 centimeter size is used, pH is not kept in all measurements. Option number D is the correct option. Why? आपको पता है पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये जो क्रोमियम है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करता है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। एज यू नो कि जब भी आपके पास एसिडिक मीडियम होएगा, दैट इज pH इज लेस देन 7, उस टाइम आपका K2Cr2O7 विल एग्जिस्ट एज Cr2O7 2 नेगेटिव, डाइक्रोमेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसका कलर होता है ऑरेंज। बट when you change the pH or take the basic medium, that is pH is greater than 7, तो ये पोटेशियम डाइक्रोमेट क्रोमेट आयन की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, CrO4 2 नेगेटिव, इसका कलर होता है येलो। तो क्योंकि pH चेंज करने से आपका कलर चेंज हो रहा है, और अगर कलर चेंज हो रहा है तो यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कैसे सही रिजल्ट देगा? तो जब आप pH सेम नहीं रखोगे
तो बियर लॉ वहां पे फेल हो जाएगा, क्योंकि बियर लॉ वहां पे अप्लाई होता है कलर फिक्स होना चाहिए, जब कलर ही चेंज हो गया तो कैसे अप्लाई करोगे? तो ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, mass spectrum of a compound show M plus 2 ion peak that is about 4% of M positive. This indicate compound has one. अब देखो इनमें से क्या क्या हो सकता है। तो आप सबने जब आइसोटोप की पीक्स की थी, सबका करा था ना किसकी कितनी कितनी परसेंटेज होती है, क्लोरीन की कितनी, ब्रोमीन की कितनी, फ्लोरीन की कितनी, सल्फर की कितनी। तो आपने पढ़ा था वहां पे कि सल्फर एग्जिस्ट करता है टू फॉर्म में, 32 सल्फर, 34 सल्फर। इसकी नेचुरल अबंडेंस इज 96%, इसकी 4%। तो अगर 4% वाली कोई पीक आ रही है दैट मस्ट बी ड्यू टू 34 सल्फर। तो इट मीन्स कंपाउंड में क्या प्रेजेंट है? सल्फर। नेक्स्ट, द फ्रीक्वेंसी ऑफ OH stretch occurs at 3600 centimeter inverse. The OD stretch frequency in centimeter inverse would be closest to. उसने फ्रीक्वेंसी बताई है कि OH स्ट्रेचिंग की 3600 पे आ रही है, तो OD की कितनी होगी? तो आपको अगर याद हो तो ओमेगा या फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है IR में? 1/2πc √k/μ। तो बेसिकली अगर मैं OH और OD की फोर्स कांस्टेंट ऑलमोस्ट सेम मान लूं, 2πc इज द कांस्टेंट, तो ओमेगा विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइजेस ओनली। तो सबसे पहले तो मैं म्यू OH फाइंड करती हूँ। म्यू OH क्या होगा? 1/म्यू क्या होता है आपके पास? 1/m1 प्लस 1/m2। तो म्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा यहाँ से? m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो OH के केस में ऑक्सीजन का मास इज 16, हाइड्रोजन का इज 1, और 16 प्लस 1 दैट इज 16/17। और अगर मैं म्यू OD की बात करूं तो 16 ड्यूटेरियम का 2 एंड 16 प्लस 2 दैट इज 16 इंटू 2 इज 32 डिवाइड बाय 18। तो अब अगर मान लो म्यू OH, लेट अस से दिस इज सम कांस्टेंट, ये सारे कांस्टेंट ले लिए मैंने, इज इक्वल्स टू 1 इंटू म्यू OH, और ओमेगा ऑफ OD इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ 1 इंटू म्यू OD। तो जब दोनों को डिवाइड करेंगे ओमेगा ऑफ OD डिवाइडेड बाय ओमेगा ऑफ OH, तो कांस्टेंट विल कैंसिल आउट विद कांस्टेंट, तो इट विल बी म्यू ऑफ OH डिवाइडेड बाय म्यू ऑफ OD। तो कैसे आएगा? इट विल बी म्यू ऑफ OH इज 16/17, इट इज 32/18। तो 16/17 इंटू 18/32, तो दिस विल बी 2। इसको हम अप्रॉक्स 1 ले सकते हैं, तो इट विल बी 1/√2, ऐसे मान सकते हैं अप्रॉक्स लेके। तो म्यू ऑफ OD कितना आ जाएगा आपके पास? OH का जो भी ओमेगा है कितना है? 3600 इंटू 1/√2 की वैल्यू 1.414। When you solve this, you will approximately get 2545। तो क्योंकि अब हमने इसे अप्रोक्सीमेशन लिया था ना 18/17 को, वी हैव टेकन 18/17 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1। तो ये भी अप्रोक्सीमेट आंसर के साथ किसके क्लोज आ रहा है? 2600 के। तो बिकॉज कैलकुलेटर इज नॉट अलाउड, आप इतना रूट कैसे कैलकुलेट करोगे 18/17 करके? दैट्स वाई अप्रोक्सीमेशन से। वैसे भी ऑप्शंस आर वेरी फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक 3000 है, 2600 है ना। आपने अप्रोक्सीमेशन लिए तो इतना फर्क तो नहीं आ जाएगा। हाँ, अगर ऑप्शंस होते 2600, 2650, 2625, फिर आप अप्रोक्सीमेशन नहीं ले सकते थे, पर इसमें काम चल जाएगा क्योंकि आंसर्स बहुत दूर दूर है। तो आंसर नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, the spectroscopy of IR resin generally shows an intense bond for a carbonyl group due to the force constant of CO bond is large, the force constant of CO bond is small, there is no change in the dipole moment for CO bond stretching, the dipole moment change due to CO bond stretching, spelling mistake, is large। तो कहता इंटेंस बैंड आ रहा है IR वेव में, तो IR में किसी भी चीज का बैंड, इंटेंस बैंड
मेन उसका मेन सिलेक्शन रूल क्या है, देयर मस्ट बी ग्रेट चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, यही उसका बेसिक फंडामेंटल रूल है। जितना डाइपोल मूवमेंट में चेंज ज्यादा होएगा उतना बैंड आपके पास क्या आएगा, इंटेंस। तो क्योंकि सीओ बॉन्ड की जब स्ट्रेचिंग होती है उस टाइम डाइपोल मूवमेंट चेंज काफी ज्यादा होता है, तो आईआर विल गिव यू अ इंटेंस बैंड। तो डी इज द आंसर। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट ज्यादा है इसलिए आपकी ओमेगा की वैल्यू ज्यादा आएगी 1/2 पाई से अंडर रूट के अपॉन म्यू। पर इंटेंस कैसे होगा, क्या कितना होगा, ये डिपेंड करेगा कितना चेंज आ रहा है डाइपोल मोमेंट में। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेग्लेक्टिंग द मास ऑफ हाइड्रोजन एंड ड्यूटेरियम in with respect to that of iodine, the ratio between the fundamental vibrational frequencies of HI and DI is okay। अभी हमने फॉर्मूला किया कि अगर मेरे को फंडामेंटल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी म्यू ओमेगा एच आई डिवाइड बाय ओमेगा डी आई लेनी है, तो सारा आफ्टर सॉल्विंग दिस विल बी म्यू डी आई, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, और म्यू एच आई। तो मेरे को म्यू डी आई और म्यू एच आई फाइंड करना है, तो म्यू डी आई, ड्यूटेरियम का मास इज 2, आयोडीन का 127 डिवाइड बाय 2 प्लस 127, और म्यू ऑफ एच आई इज 1 इंटू 127 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 127। फिर उसने बोला हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के मास को नेग्लेक्ट करो विद रिस्पेक्ट टू आयोडीन, इट मीन्स इसका मास एज कंपेयर टू आयोडीन कुछ ज्यादा नहीं है, तो इसको आप ले सकते हो 2 इंटू 127 डिवाइड बाई 127, दैट इज ट्रू। और इसको आप क्या लिख सकते हो, 1 इंटू 127 डिवाइड बाई 127, 1 को भी निग्लेक्ट कर सकते हो, तो दैट विल बी 1। तो ये कितना आ जाएगा, म्यू ऑफ डी आई 2 अपॉन 1, तो इट विल बी अंडर रूट 2। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, of the vibrational modes given below, the IR active mode is or are, कौन से मोड IR एक्टिव होंगे। तो अभी अभी हमने किया कि किसी भी मोड को IR एक्टिव होने के लिए what you have to do, there must be net change in dipole moment, डाइपोल मूवमेंट में चेंज आना चाहिए। तो ये क्या हो रहा है, सिमेट्रिक स्ट्रेच कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का डाइपोल मूवमेंट 0 होता है, और अगर आप सिमेट्रिकली इधर से भी सेम लेंथ इंक्रीज कर दो, इधर से भी सेम, तो कोई डाइपोल मूवमेंट में चेंज नहीं आएगा, तो दिस इज नॉट आईआर एक्टिव। नाउ दिस इज अनसिमेट्रिक, इसको इसने स्ट्रेच कर दिया, इसको इसने कॉम्प्रेस कर दिया, तो इट विल बी लाइक दिस वन। तो हाँ, अब इक्वल एंड अपोजिट वाला कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, देयर मस्ट बी चेंज इन डाइपोल मूवमेंट, तो डाइपोल मूवमेंट चेंज हो गया तो दिस मोड इज आईआर एक्टिव। और इसमें उसने क्या किया है, ऑक्सीजन को ऊपर को कर दिया, कार्बन को नीचे को, तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस फॉर्म में हो गई। तो अब भी आपके डाइपोल मूवमेंट क्या होंगे, एड अप होंगे, ठीक है, डाइपोल मूवमेंट आएगा, तो देयर इज नेट चेंज इन डाइपोल मूवमेंट। तो ऑप्शन 2 एंड 3 बोथ आर करेक्ट विच इज गिवन इन द डी। ओके, सो बोथ 2 and 3 are IR active modes. तो आंसर इज योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट, द वाइब्रेशनल एनर्जी लेवल्स V-0 से V-1 of diatomic molecule are separated by 2143 centimeter inverse. Its anharmonicity is 14 centimeter inverse. The values for omega E and first overtones are, उसने आपको वैल्यू दी है कि जब V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 तक ट्रांजिशन होती है, V इज इक्वल टू 0 से V इज इक्वल टू 1 तक ट्रांजिशन होती है, उसको आप क्या बोलते हो, फंडामेंटल बैंड। तो फंडामेंटल बैंड के लिए चेंज दिया है कितना, 2143 सेंटीमीटर इनवर्स। फंडामेंटल बैंड के लिए फॉर्मूला फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा ई 1 माइनस 2 एक्सी, that is omega e minus 2 omega e xc is given to you is 2143। और उसमें भी उसने एनहार्मोनिसिटी ओमेगा ई एक्सी की वैल्यू दे रखी है 14, तो ओमेगा ई माइनस 2 इंटू 14 इज योर 2143। तो ओमेगा ई की वैल्यू कितनी आ गई, 2143 प्लस 14 इंटू 2 28, तो इट विल बी 2171 सेंटीमीटर इनवर्स।
ठीक है, तो ओमेगा ई की वैल्यू तो आ गई 2171। वैसे तो दिख ही रहा है कि इट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर डी ओनली, तो सीधा टिक कर दो चाहे, बट स्टिल हम दूसरी भी कैलकुलेट कर सकते हैं फर्स्ट ओवरटोन की। तो फर्स्ट ओवरटोन क्या, v इज इक्वल टू 0 से v इज इक्वल टू 2 तक ट्रांजिशन होगी, और उसके लिए डेल्टा ई की वैल्यू क्या होती है, 2 ओमेगा ई 1 माइनस 3 एक्स ई। तो इसको भी ओपन अप कर लेते हैं, इट विल बी 2 ओमेगा ई माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई। तो 2 ओमेगा ई की वैल्यू आपकी कितनी है 2171, माइनस 6 ओमेगा ई एक्स ई की वैल्यू कितनी है 14। तो इट विल बी 4342 minus 14 into 6 is 84, which is 4258 centimeter inverse. तो option number D, this is your correct answer. Last question, the infrared spectrum of HCl gas shows an absorption band centered at 2885 centimeter inverse. तो बेसिकली आपको ओमेगा की वैल्यू दे रखी है कि 2885 सेंटीमीटर इनवर्स पे एक HCl का एब्जॉर्प्शन बैंड आता है। तो the zero point energy of HCl molecule under harmonic oscillator approximation is, तो जीरो पॉइंट एनर्जी, तो जीरो पॉइंट एनर्जी के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है ई नॉट इज इक्वल टू हाफ ओमेगा नॉट, जब आपको सेंटीमीटर इनवर्स में निकालना हो, या फिर 1/2 HC ओमेगा बार जब आपको जूल में निकालना हो। तो देखो सारे आंसर जूल में है, तो फॉर्मूला विल बी दिस वन। तो इट विल बी 1/2 एच की वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल पर सेकेंड, और सॉरी जूल सेकेंड। सी की वैल्यू कितनी लेंगे, अब क्योंकि ओमेगा बार हमारा सेंटीमीटर इनवर्स में है, तो सी की वैल्यू भी 3 इंटू 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये वाली लेंगे। और देन इज योर ओमेगा बार 2885 सेंटीमीटर इनवर्स, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर पर सेकेंड सेकेंड। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस, जब ये सारी कैलकुलेशन सॉल्व कर लोगे, तो यू विल गेट 28674.015 इंटू 10⁻⁻24 जूल। अगर आप इसको शिफ्ट कर लो तो इट विल बी 2.686 अप टू सो ऑन इंटू 10⁻⁻20 जूल। तो ये वाला, ये दिख रहा है मेरे को ऑप्शन सी, उसका 65 है, मेरा 74 था, इतना तो कैलकुलेशन में अप्रोक्सीमेशन आ सकता है। ठीक है, तो आंसर नंबर सी इज योर करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे ये वाला मॉक टेस्ट भी हमारा होता है खत्म। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। थैंक यू।